हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और नई मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। आप हरियाणा से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप हैं श्री अश्विनी कुमार जी। आप साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, चिंतक हैं। श्री अश्विनी कुमार जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए कि आपने अपने कैरियर की यात्रा की शुरुआत किस क्षेत्र से की और समय के साथ आपने विपणन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन में ही रुचि क्यों दिखाई? मेरी करियर की शुरुआत बहुत छोटी एज से शुरू की मैंने जी। क्लास 6 में जब मैं था तो मेरे पिताजी गांव में आए, जहाँ मैं अपने बाबा दादी के साथ रहता था जी जी। और उन्होंने मेरे गणित का देखा कि बहुत अच्छा है गणित में, तो वो मुझे अपने साथ लखनऊ ले आए जी। और उन्होंने मुझे अपने साथ कारोबार में लगा लिया। पिताजी का लकड़ी का कारोबार था, आराम मशीनें थी उनकी, और एक गत्ता फैक्ट्री में और कुछ ठेकेदारी में भी उनका हिस्सेदारी थी अपने फ्रेंड के साथ जी जी। तो लखनऊ में मैं उनके साथ काम करने लगा और वहीं उन्होंने मेरा एडमिशन फैक्ट्री के सामने ही एक इंटरमीडिएट कॉलेज में करा दिया और ट्यूशन के लिए भी उन्होंने वहीं से एक टीचर को एंगेज कर लिया जी। तो मैं बचपन से ही 6 क्लास से ही अपने पापा के साथ कारोबार में लग गया और मैंने उसमें उनके सहयोगी नहीं दिया, बल्कि मैं बराबर उनके साथ काम करता था। इवन उस समय में इनवॉइसिंग करना और भी बैंकिंग का काम, ये सब भी उन्होंने मेरे को पापा ने सिखाया। क्या बात है, क्या और लगातार मैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम करता रहा जी 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 जी। तो मेरी शुरुआत 6ठी क्लास 6 से शुरू हुई और फिर आगे बढ़ती रही। तकरीबन 73 तक मैं उनके साथ, पापा के साथ ही बिजनेस में रहा। वाह 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 वाह। अश्विनी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने 10-11 साल की उम्र में अपने पिता के कारोबार में सहयोग किया, उनके ऑफिशियल और जो भी तकनीकी काम थे उन्हें देखते थे, लेकिन ये उम्र बच्चे की खेलने कूदने की होती है। आपके आसपास के बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का सहयोग भी करते थे, तो क्या आपका मन खेलने का नहीं करता था? नहीं, बिल्कुल खेलने का बहुत करता था और मैं खेल में था, मुझे कुश्ती का हल्का सा शौक था, जो मैं इवन अपने लखनऊ में भी अपने दोस्तों के साथ उसमें मैं भाग लिया करता था। लेकिन बचपन में मैंने अपना जो गुजारा है वो शुरू से ही, मुझे मेरे ग्रैंडफादर, जबकि मेरे पापा अपने पूरे परिवार के साथ लखनऊ में सेटल थे जी जी, मैं अपने दादा दादी के साथ गाँव हरियाणा में ही रहता था, बिलासपुर गाँव में जी। तो उन्होंने मुझे शुरू से ही शिक्षा दी खेती के काम की। मैं जब 8 साल की एज का था तो वो मुझे अपने साथ खेतों में ले जाया करते थे। वाह। और कई बार तो ऐसा भी हुआ, आपको मैं इंस्टांस बताता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर, उन्होंने ज़मीन में 1 एकड़ ज़मीन अपने पास, तकरीबन 6-7 कनाल ज़मीन उन्होंने अलग से रखी, जिसमें वो सब्जियां या अपने गाय के लिए चारा सिर्फ उगाते थे। वाह वाह वाह। और उसके लिए उन्होंने अपने पास एक नौकर भी रखा हुआ था, नाथीराम उसका नाम था। तो जब भी कभी इवन वो आटा वगैरह पिसवाने के लिए उसको गेहूं देते थे तो कुछ 5 या 10 किलो मेरे लिए भी साथ में अलग से तैयार करा देते कि इसके साथ आपने भी जाना है। तो उन्होंने मुझे खेती का काम भी सिखाया। छोटी सी उम्र में मैं कोशिश करता था कि जितना संभव हो तो उनके साथ काम करूं और दोस्तों के साथ खेल कूद में भी मैं उसी तरह से पार्टिसिपेट करता था। क्या बात है, क्या बात है अश्विनी जी। आपने तो ये कहें कि जो हमारी मातृभूमि है या जो हमारी सृष्टि है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके साथ में जीवन जिया है, जीने की शुरुआत की है आपने। बिल्कुल, मेरे को प्रकृति के साथ जुड़ाव तो गांव में जो रहेगा बंदा, जो बच्चा रहता है, उसको हमेशा ही हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि वहाँ की नदियाँ, नाले, मेरा जो गांव है वो जो हमारी पौराणिक सरस्वती नदी है उसके किनारे स्थित है। क्या बात है, क्या बात। और अभी हाल में ही सरकार ने 2 महीने पहले उसका नाम बिलासपुर से व्यासपुर कर दिया। वाह वाह। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी की रचना उसी गांव में, महर्षि वेद व्यास जी ने वहीं पे अपनी सभी रचनाएं की हैं। वेदों का जो उन्होंने लिखा है वो उसी जगह लिखा है। क्या बात, ऐसी मान्यता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अश्विनी जी। जैसा कि आपने एक देहात का जीवन जिया, मिट्टी की खुशबू के साथ अपने जीवन की शुरुआत की, वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो युवा हैं वो डिजिटल इंडिया से जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारा देश डिजिटल इंडिया हो गया है।
अब वो आप या हमारी उम्र में तो हम नाना जी के, दादाजी के, नानी जी के यहाँ जाते थे छुट्टियाँ मनाने, ग्रीष्मकालीन की या शीतकालीन की, लेकिन वर्तमान में युवा सिर्फ डिजिटल से जुड़ा हुआ है, मोबाइल जैसे यंत्र से जुड़ा हुआ है। वो नाना नानी या दादा दादी के अनुभव से वंचित है। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने नाना नानी और दादा दादी से अनुभव ग्रहण करें और अच्छी बातें भी सीखें? देखिए, ये एक्चुअली आज समय की मांग है जी। हमारे समय में जो साधन थे, आप भी समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे और जो हम लोगों को उपलब्ध होता था, खेलने कूदने के लिए भी जो सामग्री थी, जो सामान था, वो लिमिटेड हुआ करता था। अब ये वृहत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। आप और डिजिटल का तो दौर हो गया। अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी पढ़ाई भी अब वो अपने लैपटॉप के साथ करते हैं। जी, जी। उनको उसकी ज़रूरत हो गई है। इवन अब तो जो है सेकंड थर्ड क्लास पे बच्चों की मांग हो गई है कि उनको भाई टैब मिलना चाहिए और पेरेंट्स भी देना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए बड़ा आवश्यक हो गया है। इसके बिना गुजारा नहीं है। हम लोगों को जो तख्ती और दवात का जो समय था, अब वो कलम और किताबों ने ले लिया है। क्या बात है, ये कहे कि मोबाइल यंत्र ने भी ले लिया है। हाँ जी जी जी। लेकिन जैसा आपने बताया कि आप जो है जब आप छोटी बाल उम्र में थे तब आप तख्ती से कलम से लिखते थे, और आज वर्तमान में जो युवा बाल अवस्था भी है वो मोबाइल यंत्र या लैपटॉप से काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन उनका जो मानसिक स्तर है वो बढ़ रहा है, लेकिन इन दस्तावेजों से, इन यंत्रों से वो शारीरिक सुख, शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज हम लोग जो है, आप या मैं 60 के या 70 के दशक हम लोगों ने जी लिए हैं, लेकिन उनकी उम्र ऐसा लगता है फिजिकली ना होने से उनकी उम्र में इजाफा कम हो रहा है, शारीरिक क्षमता कम हो रही है। मानसिक तो बुद्धि बढ़ रही है, लेकिन शारीरिक भी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ऐसे अभिभावकों को, ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे ताकि वो फिजिकल भी फिट रहे? देखिए, ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना यही है कि हम लोग शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी कट गए। वाह, बहुत जब अच्छी तक बात। हम लोग पुराने पैटर्न पे 60-70 के दौर तक जी, बच्चे स्कूल जाते थे, पूरा खेलने कूदने का उनको पूरा समय मिलता था। अब उनके पास जब से डिजिटलाइज हुआ है जी, तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है कि बच्चों के पास खेलने कूदने का समय ही नहीं है। वो हमेशा उसी में बिजी रहते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए लगे रहते हैं। पेरेंट्स भी उनको उत्साहित करते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। जी। हमारे समय में ऐसा नहीं था जी। हम लोगों को खेल कूद में तो ज़रूर उत्साहित करते थे कि आप खेलिए कूदिए, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं था कि हमें एक दूसरे बच्चे से आगे निकलना है। आज ये जब से मोबाइल आया है और डिजिटल हो गया है तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन बच्चे भी मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। इसमें अभिभावकों को क्या सलाह देंगे कि वो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें खेल कूद से भी जोड़ें, यंत्र के पढ़ाई के साथ साथ? बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा जी कि जब तक बच्चे मानसिक रूप से तभी आगे बढ़ पाएंगे जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए खेल कूद में पूरा आप प्रोत्साहित करें, और बहुत ज़रूरी है कि उनको आप खुद से बैकअप करें कि वो इसके लिए आगे बढ़ें। जी जी। और उनका जो ये डिजिटल दबाव है इसको कम करने की कोशिश करें। क्या बात है। आजकल जो अभिभावक हैं वो कामकाजी हैं, चाहे मम्मी हो या पापा हो, तो वो बच्चों के लिए अपने फ्रिज में चाइनीज़ फूड को एकत्रित कर देते हैं कि बेटा आपको भूख लगे, आपको पढ़ाई करनी है और इससे आप यूज कर लीजिएगा। तो जो पश्चिमी कल्चर है वो आजकल के युवा पेरेंट्स हैं वो अपना रहे हैं, क्योंकि वो कामकाजी हैं, उन्हें काम पर जाना होता है। लेकिन बच्चे वो चाइनीज़ फूड फ्रिज से निकालते हैं, वो कई दिनों पहले पैकिंग होकर मार्केट में आता है और फिर हम परचेज करके लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, कई दिन हम उसे स्टॉक रखते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है या पौष्टिक हो सकता है। उन अभिभावकों को भी बताएं कि उनके बच्चे उसे खा कर काफ़ी वजनदार हो गए, वो स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल वो वजनदार हो गए। उनको भी उस फूड को खाना चाहिए, कैसे उन्हें नियमित रहना चाहिए, इस विषय में भी बताएं। देखिए, फूड की हमारी जो प्रेफरेंस अब आज के समय में है जी, वो मेरा मानना ये है कि आज जो मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में स्थूलता बढ़ रही है, उसका
सबसे मुख्य कारण खाना है, भोजन ही है। जी। जैसा कि आपने भी बताया कि हम फिश खाना खाते हैं और चाइनीज़, ऑयली, ये सब भोजन की आजकल बहुत ज़्यादा हम बच्चों को खुद से प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जी जी जी। लेकिन ये जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। हमारे समय में हम लोगों को खाने का सिर्फ ये होता था कि शाम को दाने भुनवाने के लिए हम लोग चले जाते थे, मोटा अनाज जिसे हाँ जी, कहते हैं। मोटा अनाज। जी जी जी। तो दाने भुनवा लिए, या कभी मक्खन के साथ कोई रोटी वगैरह खा ली। जी जी जी। तो आजकल तो आप या लस्सी के साथ में रोटी को खा लिया। एग्जैक्टली हम लोग जो है खाना भी बहुत सिंपल लेकिन पौष्टिक होता था। सब्जियों पे ज़्यादा जोर होता था, दालों पे जोर होता था जी। लेकिन ये जो समोसा, चाट, पकौड़ी, चाय जी और मोमोज आजकल आ गया है, जी जी। तो ये सब चीज़ें नहीं थी। मैदे से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन किया जा रहा है। बिल्कुल। जो और पेरेंट्स भी सबसे ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खिलाने की बजाय हमेशा उनको कोशिश करते थे कि मोटे अनाज की घर में बनी हुई चीज़ें खिलाएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा अश्विनी जी। हम आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपने घड़ियों का कारोबार शुरू किया, ये विचार आपको कैसे आया और इस बदलाव के पीछे कोई खास वजह रही या कोई प्रेरणा रही? नहीं, आपने सही पूछा, ऐसा कोई अचानक नहीं था ये। जी। सेवानिवृत्ति के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने फादर के साथ उन्होंने जो बिजनेस शुरू किया हुआ था, जी जी, वो उसमें कोई वो सही तरह से चल नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि चलो मैं निकल कर कंपनी से अब उसको आगे बढ़ाऊं और साथ में ला के प्रैक्टिस करूं। जी। ये इस ख्याल ने मुझे जो है थोड़ा सा इनकरेज किया कि मैं अब अपनी लाइन को चेंज करूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस सर। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं और आप यकीन करेंगे कि मुझे कभी बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। जी। मैंने 30 मार्च 1996 को वीआरएस लिया जी। और अभी 5-6 दिन ही हुए थे, 7 दिन। तो एक साहब जो है वो मुझे मिलने के लिए आए, तो मैं उनको पहचानता नहीं था जल्दी से। कोशिश तो की मैंने, लगा कि शायद कभी देखा होगा, लेकिन जब उनको मैंने कहा कि आइए, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं गुरविंदर हूँ और मेरी मुलाकात आपसे 89 में हुई थी रानीबाग फैक्ट्री में। वाह वाह वाह। तो मुझे याद आया कि हाँ, एक बार मैं उनकी कार में, मुझे जीएम साहब ललित कुमार जी जनरल मेजर थे एचएमटी के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनकी गाड़ी में निकल जाइए और ये आपको ड्रॉप कर देंगे काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो वो गुरविंदर जी रेलवे स्टेशन पे आए, वहाँ खड़े हुए मुझसे काफ़ी देर बातें भी उन्होंने की। तो एक वही उनसे पहली मेरी मुलाकात थी जी। तो उन्होंने बताया कि मिस्टर अश्विनी, मैं वेट कर रहा था कि आप कब एचएमटी से रिटायर हों। तो वो खुद एक घड़ियों के व्यवसायी थे और उनकी सोलन में एक घड़ियों की फैक्ट्री भी थी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं आप जैसे आदमी की मुझे तलाश थी और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पार्टनर बन के आप काम करें। वाह वाह। तो मैंने कहा सर, मेरे पास तो अभी कोई फंड्स नहीं है, कंपनी से भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मेरे लिए तो ये संभव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ मार्केट करना है मेरा प्रोडक्ट, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे लगा कि क्यों ना अपने उस हुनर को आजमाया जाए। जी जी। तो मैंने कहा चलिए कुछ देर करके देख लेते हैं, और अगर ये सक्सेस रहा तो ठीक है, वरना मैंने तो ला के प्रैक्टिस करनी है। जी जी जी। उन्होंने मुझे कहा कि चलिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लीजिए। मैंने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कराई और हिमाचल से काम शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अप्रैल से दिसंबर तक उनको एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिजनेस दिया। वाह वाह। और सबसे पहले तो मैंने प्लानिंग की कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको कैसे प्रमोट करना है। उसके लिए एडवर्टाइजिंग के लिए मैंने खुद से बनाया, स्लोगन खुद से बनाए, और टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग का डिसाइड किया कि क्या क्या हमें करना है ताकि कम पैसे में हमें ज़्यादा माइलेज मिल सके। जी 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 जी। तो वो इतना सक्सेस हुआ कि उसमें मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप भाई हर महीने अपनी सैलरी समझ के कुछ पैसे निकाल लीजिए। क्या बात है। और हम हर मंथ, हर ईयर एंड पे आपसे डिसाइड करेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, काम काफ़ी बढ़ा, और हमने 31 दिसंबर तक बहुत अच्छा टर्नओवर किया। वाह 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 वाह। दिसंबर में ही मेरी बेटी का बर्थडे था, मैंने उनको ऐसे इनवाइट किया। ये एक बहुत क्लासिकल चीज़ है। जी जी जी।
मैंने उनको इनवाइट किया कि आप भी आइए, तो वो आए बर्थडे में, और उन्होंने मुझे जो है मारुति 800 की चाबी सौंप दी। वाह क्या बात। तो मैंने कहा साहब ये भाई अभी तो मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो उसके बाद ये बहुत 2009 तक चला हमारा आपसी सहयोग, और उन्होंने बहुत अच्छा टर्नओवर निकाला, सेट किया। और 2003 से 9 के बीच में तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि जितनी भी एमएनसीज हैं इंडिया में, अच्छी एमएनसीज जी जी हर सेक्टर की, जी जी, वो हमारी क्लाइंट रही है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत। क्योंकि लोग घड़ी अपनी बना के बेचते थे, हमने लोगों के लिए घड़ी बनाई। क्या बात है, क्या। अगर पीडिलाइट ने हमसे घड़ी मांगी तो हमने उनकी देखा कि उनको किसको देनी है, उनके कस्टमर के लिहाज से हमने उसको बनाया। वाह। अगर रिलायंस ने घड़ी देनी है तो हमने देखा कि रिलायंस कहाँ पे देगी, अर्बन सेक्टर में दे रही है या रूरल सेक्टर में दे रही है। अगर रूरल सेक्टर में दे रही है तो उसके लिए हमने कुछ और चेंजेस किए घड़ी में। वाह वाह। इसी तरीके से सभी डिफरेंट कंपनीज, पेंट कंपनीज को या और सैनिटरी वेयर की कंपनीज थी, उनके लिए हमने जब भी प्रमोशन के लिए घड़ियाँ बनाई तो मैंने उनकी पहले तो यही देखा कि उनका सेगमेंट कौन सा है जिसको वो घड़ी देंगे। मतलब जहाँ देना है उस टेस्ट के अनुसार आप डिजाइन किया, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी 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 जी। क्योंकि अगर घड़ी आप प्लम्बर्स को दे रहे हैं जी जी जी, तो वो उसको रफ एंड टफ घड़ी चाहिए। जी 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 जी। अगर आप ऑफिस गोर्स को दे रहे हो तो उनके लिए उसकी डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर क्षेत्र में कुछ नया करके। तो ये हमारे सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हमने ये देखा कि अगर किसी कस्टमर ने हमको 1000 घड़ी का ऑर्डर दिया है तो उसको उसकी माइलेज मिलनी चाहिए। वाकई वाकई, जब तक उसको माइलेज नहीं मिलेगी वो दोबारा नहीं आएगा। जी 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 जी। और इसमें हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं था, और ये मार्केट में चर्चा का विषय भी रहता है। हाँ। और उस पर हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं था। जी 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 जी। वी वर एट आवर ओन, नो एडवर्टाइजिंग, कस्टमर वर हिमसेल्फ दे वर कमिंग टू अस। वाह 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 अश्वनी, बहुत अच्छा। और अभी भी आज भी मेरे पास, जबकि मुझे काम छोड़े हुए 10-15 साल हो गए, आज भी फ़ोन कॉल आती हैं कि अश्विनी जी आप घड़ी बनाइए तो ले। वाह 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 अश्वनी जी, जो आपने घड़ी बनाई है, जो एक प्राकृतिक समय का चक्र होता है, उसको आपने एक छोटे से यंत्र में टक 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 करने की एक यंत्र बनाकर लोगों के दिलों को जीता, कंपनियों के दिलों को जीता। हम यही जानना चाहेंगे कि क्या घड़ियों की सुइयों की टक टक ने आपके समय की अहमियत को कुछ अलग से आपको सुझाया या जीने की कला सिखाई? इस विषय में भी हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए समय की सही पहचान तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने HMT ज्वाइन की 77-78 में, तो मुझे समय का सही ज्ञान ऑफिस ज्वाइन करते ही हुआ। जी। हमारे रीजनल मेजर थे मिस्टर C नारायण। ऑफिस 9:30 to 5:30 टाइम था जी, और उनकी गाड़ी 9:29 पे एग्जैक्ट ऑफिस में एंटर कर जाती थी। वाह। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको देख के हमने जाना कि टाइम की कीमत क्या होती है। क्या बात है, समय का डिसिप्लिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़, घड़ी की जो मेरा अपना मानना है कि घड़ी की जो सेकंड्स की सुई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली कुछ देर थोड़ा देखते हैं तो वो आपको आगे अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। वाह वाह। जैसे आप चींटी को देख के प्रेरणा पाते हैं तो सेकंड सुई भी आपकी वही काम करती है। और आपको मैं बताता चलूं कि जापान में आज भी लोग अपने बच्चों को चाबी वाली घड़ी देना ज़्यादा पसंद करते हैं। वाह वाह। क्योंकि वो उनके जीवन में रेगुलेशन लाती है, एक उनको एक ये कि नियमित करती है उनके जीवन को। जी 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 जी। उनको डेली उसमें चाबी देना है, अगर चाबी नहीं देंगे तो घड़ी बंद हो जाएगी। ठीक वही जीवन के ऊपर आता है। एग्जैक्टली, कि हमें जीवन में ऊर्जावान रहना है। यस। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा उदाहरण हमारे दर्शकों तो को। ये एक बहुत बड़े मैं समझता हूँ घड़ी की जो सेकंड की सुई है जी, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, सुचारू रूप से प्रेरित बिल्कुल करती है। वाकई वाकई बहुत अच्छी जानकारी आप अश्वनी जी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि समय की जो अहमियत है, वो जो समय के साथ चलेगा, समय का अनुपालन करेगा, वही जीवन में आगे बढ़ पाएगा। वरना समय तो चलता रहता है और जिंदगियां पीछे छूट जाती हैं। वाकई अश्वनी जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आपने अपनी शिक्षा और पेशेवर विकास में
LLB और डिप्लोमा को कैसे जोड़ा, ये कैसे आपने शुरू किया? एक्चुअली सर LLB का तो ख्याल मुझे तब आया कि 73 के बाद देखा कि मुझे लगा कि बिजनेस में कुछ उलटफेर हो रहा है। तो मेरा ध्यान गया कि मुझे कुछ और प्रोफेशनल करना चाहिए, कुछ कोर्स करना चाहिए जी। तो LLB के लिए ध्यान में आया और मैंने LLB में एडमिशन लिया। लेकिन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की जो रिक्वायरमेंट थी ये HMT में जो HMT ज्वाइन करने के बाद से आई। जी जी जी। जब मैंने क्लरिकल कैडर में HMT ज्वाइन की और 1 महीने के बाद मुझे मेरे रीजनल मैनेजर ने कहा कि अश्विनी आपने बड़ा गलत किया है, आपको एक एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहिए था। जी। तो मुझे उनकी ये बात लगी तो मैंने कहा सर अगर मैं 4-5 साल में अगर मैं ऑफिसर नहीं बन पाया तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा। वाह 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 वाह। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत लंबा सफ़र है अश्विनी, अभी तुम्हें 15 साल लग जाएंगे क्लरिकल से ऊपर आने में, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जी। तो ये स्टेप बाय स्टेप ही चल पाओगे। लेकिन मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे ऑफिसर बनना है और उसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए। जी। मेरे पास हुनर है लेकिन उसको पूरी तरह से सेटअप नहीं किया जा सका। जी जी जी। तो मैंने मार्केटिंग में डिप्लोमा किया पंजाबी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी किया जी, पब्लिक रिलेशन में भी किया जी, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी रिक्वायर्ड थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं के बदौलत मैं 5 साल के बाद आपको बताता हूँ कि मैं ऑफिसर कैडर में मेरी सिलेक्शन हुआ। HMT में ही HMT में हुआ। मैंने एज एन आउटसाइडर अप्लाई किया जी 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 नई वैकेंसीज के अगेंस्ट। जी जी जी। और अंततः कंपनी को स्वीकार करना पड़ा, उन्होंने मुझे भाई वाह वाह, बहुत साधुवाद आपको, आपकी जिजीविषा को हम साधुवाद करते हैं, नमन करते हैं। यहाँ एक और प्रश्न याकायाक बनता है हमारे जहन में, वो आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आज का युवा बहुत ही शॉर्टकट समय में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जीवन की जो चुनौतियाँ होती हैं उनको नहीं समझना चाहता या उनके साथ जीना नहीं चाहता। आपने उन चुनौतियों को भी जिया है। नौजवान साथियों को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को या अपने लक्ष्य को धारण करने के लिए किस तरह से धैर्य रखें, संयम रखें और चुनौतियों को स्वीकार करें? देखिए, चुनौती को स्वीकार करना, पहली बात तो ये है कि हमको हमारे में इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। बिना इच्छा शक्ति के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने जब देखा कि 73-74 में मेरा बिजनेस में नहीं बात बन पा रही है और फादर ने भी मुझे कहा कि अच्छा है कि तुम अपना कैरियर का कुछ और भी देखो जी, तो मैंने लॉ में एडमिशन लिया। और लॉ में एडमिशन लेने के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मुझे खर्चा निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा जी। उसके लिए मुझे खुद से तलाश किया कि क्या काम मुझे करना चाहिए और मैंने ऐसे अपना एक छोटा सा बिजनेस का सेटअप तैयार किया। जी जी। और उसमें मैंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसमें मैंने अच्छा पैसा भी कमाया। तो मेरा सबसे एक ये कहना होगा कि आप कभी भी हताश ना हो जी। अगर कोई आदमी परिस्थिति से हताश हो जाता है तो समझ लीजिए वो आधी जंग हार जाता है। सबसे पहले ये है कि आप अपने को तैयार करें कि ये जो परिस्थिति है ये बदल जाएगी। जो आदमी ये चीज़ नहीं सोचता वो हार जाता है। आपको मैं बताऊं, क्लास 10th में हमारे यहाँ एक बुक थी जी, इंग्लिश की लिटरेचर की। तो उसमें एक चैप्टर हुआ करता था एलियास जी, लियो टॉलस्टॉय का जी। उसमें एक लाइन आती थी, लाइफ टर्न्स लाइक ए व्हील। वाह। तो मुझे हमेशा वो मैं कभी भूला नहीं। और हर परिस्थिति मैंने ये देखा कि अगर आज कुछ गड़बड़ है तो कल ये ठीक हो जाएगी, हम ठीक कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये विश्वास, इच्छा शक्ति आदमी में होनी चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे युवा श्रोताओं को, दर्शकों को दी। और हमारे जो युवा हैं वो इस बात को महसूस भी करेंगे कि जो आपने बताया कि हमें अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को प्रबल रखना चाहिए, तभी हम जीवन को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे। अश्विनी जी, हम अब ये भी जानना चाहेंगे कि आपने व्यापारिक गतिविधियाँ हमारे दर्शकों को बताई। हम जानना चाहेंगे कि आप साहित्यिक गतिविधियों में कैसे आना हुआ, कब से आपकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई? साहित्यिक यात्रा भी मेरी अगर मैं कहूँ तो बचपन से ही थी। जब मैं लखनऊ आया जी, तो मेरी सिस्टर्स मुझे
पढ़ने के लिए कहानी की किताबें बच्चों की जाती हैं, पराग, नंदन, जी जी जी, मनमोहन कहानियाँ, जी जी, चंद्रकांता जी, और ये बेताल इंद्रजाल कॉमिक्स के जो, जी 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 जी, तो ये सब मैं पढ़ा करता था। बहुत शौक था मुझे पढ़ने का। जी। जब तक मैं इनको ख़त्म ना कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। दूसरा कार्य नहीं करते हाँ, थे। तो उसके बाद फिर मैंने, आप देखिए, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब की पढ़ी, जी। अमृता प्रीतम की भी मैंने इनके भी नॉवेल्स पढ़े हैं। जी जी, तो तकरीबन पढ़ना मेरा शौक था। हम्म, जब मैं क्लास 10th में था तब तक मैं काफ़ी पढ़ चुका था। जी। ये उपन्यास वगैरह का क्या पढ़ने का बात मेरे है, को क्या बहुत बात शौक है, था। क्या बात है। तो यहीं से मेरा थोड़ा साहित्य के प्रति अनुराग हुआ। हम्म, और कविताओं से मेरा जो पहला नाता था कि लखनऊ में मेरे छोटे ब्रदर के जन्मदिन पे मेरे पड़ोस में मिस्टर खलील अहमद जी रहते थे। उन्होंने खिलौना दिया और उसमें साथ में कविता लिखी। वाह। पिताजी ने वो कविता उर्दू में लिखी हुई थी, पिताजी ने पढ़ के सुनाई। तो वहाँ से मुझे बड़ा आनंद आया। आहा। और उसके बाद क्लास 10th में गांव में हमारे स्कूल में हमारे ड्राइंग टीचर होते थे संतराम जैन साहब। वो भी बड़े अच्छे शायर थे, देश प्रेम की कविताएं लिखा करते थे। वाह। उनके साथ शौक आया तो मैंने भी थोड़ी बहुत कलमकारी करनी शुरू की। अब तो मुझे याद नहीं है ओम प्रकाश जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी जो पहली कविता थी जी, तो उसका कुछ 2 लाइनें मुझे याद जी, हैं। जरूर जरूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी। उसमें ये 65 का चूंकि वार हो चुका था तो दौर वही वीर रस की कविताओं का जी दौर जी था। जी जी जी। तो उसमें मैंने कुछ लिखा था कि प्रहलाद की भूमि है ये, शोलों से लिपटना होगा, बर्फ की चादर में छुप गया लाल कैसे, तुम्हें ढूंढ के लाना होगा। वाह, एक वाह। कुछ इस तरह की मैंने लिखी और वो लोगों ने मुझे बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस दिया। वाह 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 वाह। लेकिन ये उसके बाद फिर जीवन के आपाधापी में खो गया। जी जी जी। ये फिर जब मैंने बिजनेस से की निवृत्ति ली 2011 में, 2009-2011 के बीच में फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। एकल्य काव्य मंच को मैंने ज्वाइन किया तो उसमें डिफरेंट विधाओं में लिखने की जानकारी हुई। फिर मुक्तक लोक, महिला अपना उत्कर्ष, जी जी जी, युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच को ज्वाइन किया। जी जी जी। तो यहाँ से फिर मेरे को सही छंदों की जानकारी हुई। वाह। और मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा अपने को छंदों में लिखना शुरू किया। जी 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 जी। तो ये मेरा जो है, यहाँ से मैंने यहाँ से शुरुआत हुई। हम यहाँ एक ये भी जानना चाहेंगे अश्विनी जी कि आपने ये कहेंगे कि 5-6 दशक पहले साहित्यकारों को पढ़ा जी, और करीब 3 दशक पहले आपने अपने आप को साहित्यिक क्षेत्र में निखारा, वर्तमान में भी आप लिख रहे हैं। तो 5-6 दशक पहले जो आपने पढ़ा और फिर 3 दशक पहले आपने उसको अपने आप में परिवर्तन लाए लेखन में, तो 60 दशक और फिर 3 दशक और वर्तमान के लेखन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? देखिए, इसका क्या है कि मेरा जो पहले जो मैंने पढ़ा, उपन्यास पढ़े, उन्होंने मेरी मन स्थिति को पे गहरा प्रभाव डाला। मैं आज भी ये देखता हूँ कि जो मैं लिखता हूँ तो उस पर वही चिंतन रहता है, सामाजिक बुराई या जो बात मेरे दिल को छू जाए, आपने मेरी कविताओं में आप यही पाएंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो सत्य को मैं देख रहा हूँ, जो आंखों से देखता हूँ, वो मैं कलम से लिखता हूँ। जी 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 जी। तो लेकिन अब ये है कि मेरा तो ये प्रथम प्रयास है अब साहित्य के क्षेत्र में। इससे पहले तो सिर्फ मैंने बहुत पहले पढ़ा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इसमें रुचि भी हो गई है। बहुत से लोग आ गए हैं और अपने डिफरेंट विधाओं में लोग लिख रहे हैं। तो मेरा भी शौक है, मैं भी डिफरेंट विधाओं में लिखने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी। अश्विनी जी, जैसा आपने बताया कि 6 दशक पहले और 3 दशक पहले और वर्तमान में लेखन में समाज को सुधारने के लिए ही कहा गया है। 2 पक्ष दिए जाते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। ठीक इसी तरह से हिंदी सिनेमा में भी होता है। हिंदी सिनेमा में भी एक नायक होता है और एक खलनायक होता है, और हिंदी साहित्य में भी यही चलता है। तो आपने 6 दशक पहले पढ़ा और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, तो क्या आपको कुछ जो सामाजिक दायरा है, जो समसामयिक है, जो जिस समाज में हम जीते हैं, कुछ परिवर्तन हिंदी सिनेमा से या साहित्यिक लेखन से आप महसूस करते हैं कोई परिवर्तन?
हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए, आप जो पहले हम पढ़ते रहे 60-70 के दशक में जी, तो हम लोग जो है सामाजिक मूल्यों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। साहित्य में कहते हैं कि साहित्य दर्पण है समाज का। जी, साहित्य। तो उस समय का जो समाज था उसका मेन उद्देश्य जो था सामाजिक उत्थान। जी। अब जो है, अब ये थोड़ा कमर्शलाइज हो गया है। अब साहित्य जो है ये देखा जाता है कि उसमें आपको कैसे एक श्रोता को आप उत्तेजित कर सकते हैं, उसको कैसे ललायित कर सकते हैं। तो हमारी महत्वाकांक्षा जो है वो इतनी थोड़ा सा बढ़ गई है। अब हम उसको एडवर्टाइज करना चाहते हैं, बाजारवाद की ओर आ गई। बाजारवाद की जो है वो थोड़ी हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं। जी, जी। तो साहित्य में ज़्यादातर वो देखने को मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। ये परिवर्तन आपने महसूस किया। बहुत कम लोग हैं जो ये सामाजिक उत्थान और उसके लिए लिखते हैं। जी जी जी। अश्वनी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि साहित्यिक क्षेत्र में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? देखिए, सच कहूँ तो मुंशी प्रेमचंद जी को मैंने पढ़ा जी, तो उनको पढ़ने के बाद ही फिर मुझे और उपन्यासों के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ी। जी। मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ा और अमृता प्रीतम, विमल मित्र। उनका एक मैंने मैट्रिक में पढ़ा था सुरसतिया, बहुत दिनों तक वो मेरे हृदय पे छाया, जहन में रहा, जहन में रहा। अमृता प्रीतम की जितनी बार पढ़ता था बार बार पढ़ने को मन करता था। वाह वाह। तो मुंशी प्रेमचंद जी के लिए कहना तो कुछ भी समझ लीजिए। उनका तो जो लेखन है आज विश्व में लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल लोकप्रिय है। हाँ जी। तो मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। देखिए, उन्होंने जो लिखा और जो उनका लेखन भी उनके जाने के बाद ही विस्तृत रूप से समाज में आया और वो आज भी प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं हमारे और हमारे युवाओं के। हाँ जी। और मुझे लगता है कि हमें ये कहने में भी हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि अगर हम लेखन के क्षेत्र में आ रहे हैं या किसी अपने एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले हमें मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना जरूरी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह। बृहद उनका पूरा एक सम्मिलित संसार है। जी जी। साहित्य में मुंशी प्रेम जी तो एक कमली सम्राट थे। वाह वाह। आज इवन मेरी पोइट्री में भी आप देखेंगे जी, तो आप उन्हीं की कुछ भावनाएं जो हैं वो आप झलकेंगी, आपको मेरी पोइट्री में आपको ये हमेशा दिखाई पड़े। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो जो आपके जो हृदय की आग है या जो आपके भाव हैं या जो आपकी कलम ने जो लिखा है उसकी 4 लाइनें हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। मैं एक जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई जरूर तो मैं छोटी सी आपको सुनाता हूँ। जी 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 जी। कि सुख घना है नीम की जो छाए में, सुख घना है नीम की जो छाँव में, अब नहीं मिलता हमें वो गांव में। आहा, वाह वाह। अब नहीं मिलता हमें वो गांव में। वाह। पेड़ सारे कट गए कुछ शेष हैं, पेड़ सारे कट गए कुछ शेष हैं, दम नहीं है आज जिनकी ठाव में। आहा, दम नहीं है आज जिनकी ठाव में। वाह वाह वाह। गांव भी सीमेंट के जंगल बने, गांव भी सीमेंट के जंगल बने। वाह। डालती है धूप छाले पाँव में। वाह। डालती है धूप छाले पाँव में। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। चहचहाट भी हुई है लुप्त अब, चहचहाट भी हुई है लुप्त अब। वाह। शोर अब वैसा नहीं है गाँव में। आहा, वाह। कौवे भी आपको उस तरीके से बोलते नजर नहीं आते हैं। जी जी। चिड़िया और कौवों की चल कल कल वो सुनने को नहीं, लुप्त हो गई है। वाकई 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 वाकई। कुश्तियों का शौक जिंदा है मगर, कुश्तियों का शौक जिंदा है मगर, वो हुनर दिखता नहीं अब दांव में। वाह 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 वाह। वो हुनर दिखता नहीं अब दांव में। वाकई वाकई। एक्चुअली पहले मैंने देखा है कि अब मेरी दादी जो है रोटी बनाती थी तो एक रोटी जो है वो गाय के लिए है और एक रोटी जो है कुत्ते के लिए है और एक कौवे के लिए। वाह। तो उन दिनों आप देखिए हर घर में मतलब सुबह आंगन के आपके मुंडेर के ऊपर जी 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 घर में कौवे बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, काव करते थे। हाँ, उनको मालूम है कि रोटी भोजन मिलने वाला है, क्यों नहीं आया। हाँ जी हाँ जी। तो अब तो न चिड़िया हैं ना कौवे हैं, और अगर कोई कौवा, अब तो पितृपक्ष में कौवा नजर नहीं आता। वाकई सही कह रहे हैं आप।
साहब, बहुत अच्छी आपसे बातचीत चल रही है और हमारे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। अश्वनी जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आपके अनुसार एक सफल व्यवसायी बनने के लिए किन गुणों और रणनीतियों की आवश्यकता होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सफल व्यवसायी के लिए दो चीज़ें, पहली जैसे मैंने आपको बताया, इच्छा शक्ति सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप में ये ठोस विश्वास हो कि मुझे कुछ करना है। जब तक आप अपने मन स्थिति को इस लेवल पे नहीं लाते हैं, अपने आप तैयार नहीं हो पाएंगे जी। किसी भी काम के लिए लगन का होना अति आवश्यक है जी जी। उसके बाद फिर जो आप निर्णय लेते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, उसको छांटना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली स्टेज है व्यवसाय की जी। आपको किसी ने कहा कि आप ये काम कर लीजिए, आप वो अगर वो काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सफल होंगे आप उसमें। जी 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 जी। आपको स्वयं से ये पहले निर्णय लेना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज घूम रही हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, आपको लगेगा कि चारों तरफ कुछ है जो काम मैं कर सकता हूँ। जी जी जी। उन कामों से आप ये देखिए कि आपके मन को कौन सा सबसे अधिक भा रहा है, उस काम में आप अपने को आजमाइए। वाह वाह वाह। और उसके लिए दो चीज़ें, उसमें आपको लगन, जो काम आपने खुद से निर्णय लिया है, दूसरों के कहने पे नहीं लिया, उसमें आप ज़्यादा अच्छा अपना समय और अपनी एनर्जी दे पाएंगे। जी। फिर इसके बाद पॉइंट आता है कि आप में थोड़ी ईमानदारी होनी भी बहुत लाजमी है, क्योंकि छकपंजों पे किया गया काम ज़्यादा देर टिकता नहीं है। जी। आप में इससे जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखें जो आपने निर्णय लिया है, और उसके अलावा सेगमेंट, उसको उसके उपयोगकर्ता कौन है, उपभोक्ता कौन है। आपको उपभोक्ता की नॉलेज का होना ज़रूरी है और अपने प्रोडक्ट के बारे में कि उपभोक्ता क्या चाहता है, मुझे वो बनाना है। आप निश्चित ही सफल होंगे अगर आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वाह 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 वाह। आप किसी भी कंपटीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो सकता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो, आपका सफ़र लंबा हो सकता है, लेकिन आपका सफ़र बेकार नहीं जाएगा, ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ। वाह। तो आपको आपकी इच्छा शक्ति, लगन और काम की तलाश आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरे के द्वारा बताई गई ना हो। जी जी। तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और मेरा इसमें एक्सपीरियंस भी है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूँ। जी जी जी। कि जब लखनऊ में मैंने लॉ में एडमिशन लिया तो मुझे ये हुआ कि भाई मुझे मेरे एक रिलेटिव ने एक दिन कहा कि ये समय ऐसे बर्बाद करना ठीक नहीं, आपको कुछ करना चाहिए लॉ के साथ, क्योंकि लॉ तो 2-3 घंटे की सुबह क्लासेज हैं, शाम को हैं। जी जी जी। तो मुझे लगा कि हाँ, तो मैंने एक निर्णय लिया कि मेरे एक दोस्त थे, वो क्रॉकरी, मेरे रिलेटिव भी थे, उनकी क्रॉकरी की फैक्ट्री थी। तो मैं उनसे कहा कि मुझे आप अपनी क्रॉकरी से कुछ ये कप्स, मग्स, ये मुझे आप दीजिए। मैं उनसे लेके आया और मैंने जो है उनको एक ब्रीफ केस खरीदा 25 रुपये में। 25 रुपये में मैंने एक ब्रीफ, बहुत बढ़िया जी, और उसमें मैंने उनको सजाया जी, साथ में एक कपड़ा रखा ताकि हर मग हमेशा साफ करके ही दूसरे को मैं दिखा सकूं। क्या बात है, क्या बात। और साथ में मैंने एक ट्रिप्लिकेट बुक खरीदी जिसमें 2 कार्बन लगा सकते थे जी। वो मैंने उसमें डाल के जब बाज़ार में पहले दिन निकलने के लिए सोचा तो मुझे बहुत दिक्कत हुई ओम प्रकाश, बहुत दिक्कत हुई। पहले तो ये लगा कि यार हम लोग आरा मशीनों के मालिक हैं और लोग मुझे पड़ोस में सब जानते हैं कि यार ये गुप्ता जी का बेटा है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये क्या लेके जा रहा है, कैसी थोड़ी फीलिंग आ जाती है, फीलिंग मन में जी जी आ रही थी जी। मैं काफ़ी देर तक पैर मलता रहा बहुत देर तक कदम बढ़ नहीं रहे थे। जी जी जी। बड़ी शर्म आ रही थी, झिझक आ रही थी, लेकिन अंततः मैंने कहा कि अगर कुछ करना है तो जो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है तो इसमें निकलना होगा आगे। तो मैं अटैची लेके घर से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मुझे हमारे लखनऊ में घर के बाहर निकलते एक चाय की दुकान थी। तो मैं उस चाय की दुकान में घुस गया जी। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ओरिएंट पॉटरी से आया हूँ जी, और
कुछ सैंपल्स आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कह लेंगे भाई कप प्लेट तो हमारे किसी मतलब के नहीं है जी। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे जो चाय लेते हैं आप इनको मार्जिन से ये कप की कीमत निकाल के एडजस्ट करें तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और मैंने उनको टैची खोल के वो साफ़ करके जब उनको कप दिखाया तो उन्होंने कहा कितने का है ये? क्या बात है। तो मैंने कहा मैं आपको ये 140 रुपये ग्रूस दूंगा, मतलब 1 रुपीज़ पर पीस। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश करते हैं जी। तो लेकिन ये है कि 1 किलो वाले तो हमारे पास बहुत कम ग्राहक आते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया सर आप ऐसा कीजिए, आप हर जो भी आदमी आपसे जितनी भी लेता है आप उसको एक स्लिप दे दें। जिस दिन वो 1 kg की स्लिप ले आए तो आप उसको एक मग दे दीजिए। क्या बात है। और ये उनको आइडिया बड़ा जचा। उन्होंने कहा कि ठीक है आप पहले हमें सिर्फ 2 दर्जन दीजिए आप। जी जी। 24 मग्स। तो मेरी पहली जो मैंने बुकिंग की वो 24 रुपये की 24 मग की थी। वाह वाह। और मैंने उनको लिखा कि भाई ये आपको नेक्स्ट वेडनेसडे को ये आपको आएगा, डिलीवर करेगा बंदा, प्राप्त हो जाएंगे और आप उसको कैश पेमेंट कर दीजिएगा जी जब वो आपको माल देने आएगा। जी जी जी। तो ऐसे मैंने शुरुआत की और उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास में प्रबलता। हाँ, मेरी जो चाल थी, जिस टांगों पे मैं चल के घर से निकल के उस दुकान तक पहुंचा था वो लड़खड़ा रही थी। और जब मैं उनकी दुकान से निकला तो मैं बिल्कुल स्टडी था। काफ़ी उसमें गति में बड़ा परिवर्तन आया। वाह वाह। और उसके बाद आप देखिए कि मैं जो नेक्स्ट निकलता हूँ वहाँ से 10 कदम पे, एक बाहर बरामदे में, एक दुकान के बरामदे में एक आदमी चाय बना रहा है और वो गिलास, छोटे वाले गिलासों में चाय दे रहा है जी। तो मैं उसके पास ठहरा। जब उसने दिखा कि एक आदमी टाई वगैरह लगा के सूटेड बूटेड है और ले रहा, उसने कहा कि सर आप, मैंने कहा भाई मैं कंपनी से आया हूँ और आपको मग दिखाना चाहता हूँ, आप ये गिलास की जगह मग में चाय दीजिए। जी। तो उसने कहा दिखाइए। तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये लीजिए। और उसको भी वही मैंने कहा कि 1 रुपये का आपको अंडर कंज्यूमर अप्रोच प्रोग्राम। जी जी। मैंने सबसे ये कहा कि अंडर कंज्यूमर अप्रोच प्रोग्राम हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जी जी जी। तो उसने कहा था मैं तो 6 या 10 मग ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खरीद पाऊँगा। ठीक है, 10 का ऑर्डर दीजिए। 10 पीस का उससे ऑर्डर लिया, उसको स्लिप बना के मैंने दे दी कि आपको वेडनेसडे को दोपहर तक आपके पास आदमी आएगा। जी जी। 10 मग आपको देगा और पैसे लेगा। जी जी जी। मैंने उस दिन लखनऊ में कम से कम 20 किलोमीटर सफ़र किया होगा। वाह क्या बात है। और जब मैं शाम को लौटा हूँ तो मेरे पास 200 से ज़्यादा ऑर्डर थे। मुझे वो ट्रिप्लिकेट बुक रास्ते में खरीदनी पड़ी, एक और खरीदनी पड़ी। क्या बात है। बहुत बहुत आपका ये अनुभव है जो हमारे दर्शकों को शेयर और कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उसके बाद फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं महीने में सिर्फ 3 दिन ऑर्डर लेने जाता था और बाकी दिन एक मैंने रिक्शा वाले को एंगेज किया जिसको मैं अपने घर में पैकिंग करके एड्रेस लिख के और उसको देता था कि आपने ये फलाफला को सप्लाई करना है, डिलीवर के लिए डिलीवरी करना है और पैसे कलेक्ट करके। वाह वाह वाह। तो आप अगर आप में थोड़ी सी भी कहिए कि पेशेंस है, धीरज है और आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको अपने आसपास ही काम की बहुत सी ओपनिंग्स मिल जाएंगी। वाह वाह वाह। सिर्फ आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है कि मुझे काम करना है। वाकई वाकई बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। बस ये दिल में जज्बा होना चाहिए कि कुछ करना है, तो समय और ये सृष्टि और माता पिता का जो आशीर्वाद है वो हमें और उत्तेजित करता है और हम अब कामयाब हो जाते हैं, जिसके जीते जाते उदाहरण आप स्वयं हमारे साथ। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि माता पिता का आशीर्वाद। मेरा ये मानना है कि हर आदमी के साथ एक थर्ड शक्ति भी साथ काम करती है। जी जी, जी। ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आप उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते। वाकई वाकई। वो माँ बाप की भी हो सकती है, आपके किसी क्लोज फ्रेंड की भी हो सकती है, आपके गुरुदेव की भी हो सकती है, या उस भगवान की जिसमें आपकी आस्था है। वाकई वाकई वाकई। लेकिन वो थर्ड शक्ति काम करती है। लेकिन हमें आगे तैयार होना होगा और हमें आसपास का वातावरण पॉजिटिव बनता नजर एग्जैक्टली। हमें देखिए कोशिश, प्रयत्न जी और लगन। जी जी। जब हम कोई लगन के साथ प्रयत्न करेंगे तो वो फलीभूत होगा। कहते हैं कि अगर हम कोशिश करें तो कायनात भी हमें साथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ कहावतें मैं हैं। अपने दोस्तों को, इवन HMT में मेरे यहाँ जो कुछ जैसे काम करते थे लोग, तो
मैं उनको भी गाइड करता था। अब उन्होंने कहा कि अश्विनी जी हम 150 रुपये महीने पे काम कर रहे हैं कि अब परिवार बड़ा है, काम नहीं करता, तो मैं उनको बताता था कि तुम इसके साथ में ये काम और करो। जी 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 जी। तो वो अगर आप पे इच्छा है तो रास्ते निकल आते हैं। बस आपको पहली बात है, आपको शर्म नहीं होनी चाहिए कि इस काम में शर्म है यार, ये काम छोटा है, ये मुझे नहीं करना है, ये चीज़ का तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जी जी। और आप ये भी समझ लीजिए कि मैं गारंटी करता हूँ, आप अगर छोटा काम से भी शुरुआत कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक दिन बड़ा बन जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम आपके अनुभव को सल्यूट करते हैं अश्विनी जी। हम आगे बढ़ते हैं। हमें सूत्रों से पता चला कि आप अपने मित्रों के साथ जहां आप रहते थे वहां के शादी विवाहों में आप आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सहयोग करते थे। उस विवाह में जहां वेटरों की आवश्यकता होती है उस समय जब करते थे, जब वेटर कम चलते थे, लेकिन आप उनकी भूमिका निभाते थे। हाँ जी। और आप पूरे विवाह में जो भी एक सहयोग का कार्यक्रम होता था, सहयोगात्मक दृष्टि से उनके साथ रहते थे। और ये विशेषता पता लगी कि आप उन आयोजनों में भोजन भी नहीं करते थे। ये जागृति या ये अनुभव या ये काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे किया? बिल्कुल, आपने बहुत ये प्रश्न बड़ा ढूंढ के निकाला है कि एक्चुअली मैं जब मैट्रिकुलेशन के बाद से ही मुझे गांव में मैंने देखा कि एग्ज़ाम, जब शादियों का एग्ज़ाम होता है तो बहुत लोग लगे रहते हैं, पूरा ऑलमोस्ट पूरा परिवार ही लगा रहता है। जी जी जी। तो उन दिनों मैंने फिर यूथ कांग्रेस मैंने ज्वाइन की संजय गांधी जी के समय में। तो उसकी 2-3 बातें मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, जिसमें उन्होंने एक कॉल दी थी कि बारात जो है 100 से ज़्यादा की नहीं आनी चाहिए। वाह वाह, ये मेरे मन को बड़ी, इसे कहें कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हाँ, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जी जी। तो उस बेस पे मैंने ये ज्वाइन कर ली यूथ कांग्रेस। और मैंने गांव में अपने मित्रों के साथ एक अपना ग्रुप बनाया और अपनी एक हमने ड्रेस भी बनाई, एक येलो बिना गोल गले वाला शर्ट जी और ब्लैक पैंट। वाह वाह वाह। तो हम ऐसे 10-12 मित्रों ने शुरुआत की कि गांव में जो भी शादी होती जी, तो हम उस शादी में टेंट वाले से सामान लाने से लेके और उसको वापस करने तक, मतलब विवाह के शुरू होने से लेकर विवाह के अंतिम समय तक पूरी सहयोग करते थे। ये सहयोग करते थे जी। और इसमें हम खाना नहीं खाते थे। जी 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 जी। हमारा ये था कि भाई ये काम हम करेंगे जी, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। जी जी जी। तो उससे लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। और उसकी इतनी एक इस ग्रुप के साथ फिर हमने थोड़ा और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया। जैसे गांव में उस वक्त हमारे गांव में बिलासपुर में न्यूज़पेपर आता था, लेकिन आसपास के हमारे 40-50 गांव और थे जहां पे न्यूज़पेपर की सुविधा नहीं थी। कई बार हमारे दोस्त भी पढ़ने के लिए बिलासपुर रहते थे। जी जी। तो हमने फिर ये प्लान किया कि क्यों ना हम हर गांव में अपना एक सेंटर बनाए जिस घर में दोनों हिंदी और अंग्रेजी का अखबार मिले। जी जी जी। तो उसके लिए भी हमने एक योजना बनाई और अपनी एक चेन बनाई फ्रेंड्स की। हर गांव के जैसे जो दोस्त हैं हमारे, जी जी, तो उनको जोड़कर हमने एक चेन बनाई जिसमें हम न्यूज़पेपर बिलासपुर मंगाते थे जी, और वहाँ से फिर आगे गांव में भिजवाते थे। वाह वाह। तो तकरीबन हर गांव में, और ये तब तक रहा जब तक मैं लखनऊ के लिए नहीं निकला गांव से। क्या बात। मैंने इसको ये एक अपने घर में लाइब्रेरी बनाई कि जहाँ कोई भी आदमी आके अखबार पढ़ सकता है। जी वाह। और वाह। हर गांव में भी किसी एक आदमी के यहाँ, जैसे मेरे मित्र थे जी, तो उन सब के मैंने कहा कि भाई आप अपने अपने यहाँ ये अखबार सबको पढ़ाने के लिए रखिए। बहुत अच्छा काम। तो वो जब तक मैं लॉ करने के लिए नहीं निकला 75 में 74 में जी, तब तक ये सिलसिला जारी रहा। वाह वाह। अश्विनी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि साहित्यिक क्षेत्र में आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक तिनका तिनका जोड़ो तुम और हार मत स्वीकार कर। वाह। ये हार मत स्वीकार कर मेरा अपना मेरे हृदय से निकलती हैं कविताएं। तो उनमें एक मोटो यही रहता है कि आप यू हैव टू एक्सेलसियर, आपने आगे बढ़ना है। जी जी जी। तो ये प्रेरणा के लिए मैं लिखता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसके लिए इसका नाम भी यही दिया है मैंने। नहीं, बहुत अच्छे। और हमारे जो नौजवान साथी हैं, आपने बहुत एक विस्तृत रूप से 6 दशक पहले और वर्तमान में भी साहित्य को देख रहे हैं, साहित्य को पढ़ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जिस तरह देखा जा रहा है उसमें ऐसा लगता है कि साहित्यिक क्षेत्र में
जो हमारे नावांकुर हैं पहले की उपेक्षा बहुत अत्यधिक रुचि ले रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं। तो मैं चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप उन नौजवान नावांकुर कवियों को, साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जिस तरह लिख रहे हैं वो बेस्ट है या उसमें कोई बदलाव लाना चाहिए? देखिए, अब जो हमारे नव लेखक हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन यह कि मानवीय संवेदनाओं की मैं कमी देखता हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो नए आ रहे हैं लेखक जो भी हैं जी, तो वो एक डिफरेंट, वो भी आजकल कमर्शलाइज जी, जैसे उनकी ज़्यादातर भावनाएं जो हैं वो देखती हैं कि क्या हम लेखन से कुछ कमा सकते हैं। एक ये सब मुझे ऐसा लगता है जी। कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आजकल जो एक बाजार के इन्फ्लुएंस है लेखन के ऊपर। जी। वो आदमी लिख रहा है तो वो सोचता है कि मैं जल्दी से बुक पब्लिश कराऊं, कुछ पैसे कमा सकूं जी। उसमें यह कि हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं, क्या देना चाहिए, क्या नहीं दिया गया है, इन चीज़ों पे ध्यान थोड़ा कम है। स्वस्थ समाज की ओर उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ बाजारवाद के ऊपर ध्यान जाता है। मैक्सिमम उनकी कंसंट्रेशन ये है कि हम अपने साहित्य को पेश कर इससे कुछ अर्न कर सकते हैं। जी। एक ये उद्देश्य मैं ऐसा फील करता हूँ। जी। दोस्तों, आपने देखा कि अश्विनी जी हमारे ट्रू मीडिया स्टूडियो में हरियाणा से पधारे हैं और आपके साथ में बहुत अच्छी बातें की हैं और अपने जीवन के अनुभव भी आपसे शेयर किए हैं। और अश्विनी जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जी, और मैं दोस्तों से ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहला पॉडकास्ट है, आखिरी नहीं है, ये सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही मुलाकात होगी अश्विनी जी से। नमस्कार जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।